आप सभी को नमस्कार। स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के तहत हम जीएसटी समझ रहे हैं और जीएसटी का अगला टॉपिक जो कि है वो है वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई को पढ़ने का क्या जो है वो रीज़न है वो है कि जब भी गुड्स एक सप्लायर से रेसिपेंट को प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो उसके अंदर कंसिडरेशन यानी जो पैसा दिया जा रहा है उसके अलावा हो सकता है कुछ और भी चीज़ें सरकार की निगरानी के से हट कर जो है वो दे दी जाए। तो ऐसे केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा, या फिर जो दो लोग दिखा रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई या उनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, हो सकता है वो आपस में संबंधित व्यक्ति हों, तो अब यहाँ पर भी वैल्यू ऑफ सप्लाई को गड़बड़ करने की बहुत आसानी से चांसेस रहती हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने इसके इर्द गिर्द रूल बनाए हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई का कंसिडरेशन अमाउंट कैसे निकाला जाता है। तो चलिए अब इस टॉपिक को समझते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, पहले ये जानना ज़रूरी है। इसके अंदर कोई भी ऐसे टैक्सेस जीएसटी को छोड़कर कोई भी ड्यूटीज़, कोई भी सेस या फीस या चार्जेस जो भी किसी और लॉ के तहत जो है वो दिए जा रहे हैं, जो पेमेंट हो रहे हैं, वो इसके अंदर जुड़ जाएंगे। इसका मतलब है कि टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस, चार्जेस जो भी किसी और लॉ के तहत पे किए जा रहे हैं वो आपके सप्लाई का पार्ट रहेंगे। लेकिन इसके अंदर सीजीएसटी के कोई भी टैक्सेस, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी या कॉम्पनसेशन सेस इसका पार्ट नहीं बनेंगे। यानी जीएसटी ने खुद को अपने आप से बाहर रखा हुआ है इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ सप्लाई के रीजन से, लेकिन इसके अंदर बाकी अगर कोई टैक्सेस और ड्यूटीज, सेस, फीस, चार्जेस आते हैं तो वो इसके अंदर इंक्लूड ज़रूर माने जाते हैं। अगली चीज़ होती है कोई भी अमाउंट जो सप्लायर लायबल है जिसके लिए पे करने के लिए इन रिलेशन टू सच सप्लाई, जिसको इनकर किया गया रेसिपेंट के द्वारा और उसका प्राइस जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो इन दैट केस वो भी आपके सप्लाई का पार्ट बनेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं कि एक सप्लायर था जो कि घर को पेंट करने के लिए जो है वो कहता है, रेसिपेंट उसके लिए पहले से ही पेंट के डब्बे जो है वो खरीद के रखता है। तो इन दैट केस जो वैल्यू ऑफ सप्लाई वो कैसे निकाला जाएगा, तो इन दैट केस वो डिब्बों का जो वैल्यू है वो भी, क्योंकि सप्लायर को लाना था पर रेसिपेंट उसके बिहाफ पर खरीद कर ले आया, तो उसको भी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ही माना जाएगा। तो कोई भी अमाउंट जो सप्लायर जिसके लिए उसका उत्तरदायित्व था, जो लायबल था उसके पेमेंट के लिए इन रिलेशन टू दैट सच सप्लाई, जिसे इनकर रेसिपेंट ने कर लिया और उसको उसकी जो प्राइस थी वो जो भी पेबल थी या एक्चुअली पेड थी वो उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो ये भी आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का हिस्सा ही माना जाएगा। साथ ही कुछ और ऐसे खर्चे होते हैं जैसे कि इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन या पैकेजिंग जो कि चार्ज किए जा रहे हैं सप्लायर से रेसिपेंट को, तो उसको भी जो है वो इसी का पार्ट माना जाएगा। तो मान लीजिए कि मैं एक सप्लायर हूँ, आप एक रेसिपेंट है और मैं आपको जो पैकिंग है उसके अलग से चार्जेस लगा रहा हूँ, या फिर मैं कोई कमीशन जो है वो आपसे अलग चार्ज कर रहा हूँ, तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का ही हिस्सा माना जाएगा, उसे आप इससे बाहर नहीं कर सकते। कई बार इंटरेस्ट भी लग जाता है, लेट फीस भी लग जाती है कि सप्लाई तो कर दिया लेकिन आपने पेमेंट अभी तक नहीं करा। पेमेंट ना करने की वजह से मैं आपको इस डिलेड पेमेंट के लिए पेनल्टी लगाऊंगा, आपसे लेट फीस कलेक्ट करूंगा, आपसे इंटरेस्ट कलेक्ट करूंगा। तो क्योंकि ये कलेक्शन भी उसी के एवज में था जो ओरिजिनल सप्लाई थी, तो इसको भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का हिस्सा ही माना जाएगा। कई बार कुछ सब्सिडी मिल जाती है सप्लायर्स को कि हम अगर किसी पर्टिकुलर वर्क को अगर कोई सप्लाई कर रहे हैं या कोई एक पर्टिकुलर टाइप की सप्लाई कर रहे हैं तो हमें इसकी वजह से कोई प्राइवेट एंटिटी या कोई गवर्नमेंट एंटिटी सब्सिडी दे देती है, तो वो हम सब्सिडी ऑफ कोर्स पास ऑन करते हैं अपने रेसिपेंट को कि हम उनको सस्ता सामान देते हैं। तो अब इन चीज़ों में वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर आएगा कि नहीं आएगा वो सब्सिडी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बस इतना याद रखें कि प्राइवेट प्लेयर्स अगर कोई सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं तो उसके अमाउंट को आप लेस नहीं कर सकते, वो अमाउंट जुड़ा रहेगा, उसके ऊपर जीएसटी पेबल रहेगा, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है उसका पार्ट बनेगी सब्सिडी। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट पे करे जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी, तो वहाँ की अगर सरकार पे करती है कोई तरीके की सब्सिडी एक पर्टिकुलर सप्लाई के लिए, तो उसको आप माइनस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का हिस्सा नहीं मानी जाएगी अगर वो सरकारी सब्सिडी है। अगली चीज़ आती है वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर कोई भी डिस्काउंट जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब डिस्काउंट की भी कुछ कंडीशंस हैं जो आपको याद रखने होंगे। पहला, अगर वो डिस्काउंट जो है जो दिया जा रहा है वो सप्लाई के टाइम पर या सप्लाई के करने से पहले पता था और उसको इनवॉइस के अंदर भी रिकॉर्ड किया था, यानी जो इनवॉइस मैंने एज अ सप्लायर आपको एज अ रेसिपेंट प्रोवाइड करी उसके अंदर वो डिस्काउंट दर्शाया जा रहा था, जब मैंने उस इनवॉइस को इशू किया था तब वो उसके अंदर मेंशन था, तो इन दैट केस कोई दिक्कत ही नहीं है, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से आप माइनस कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर सप्लाई इफेक्ट हो चुकी है, अगर मैंने आपको सामान सप्लाई कर दिया है
और बाद में मैं आपको कोई डिस्काउंट देना चाहता हूं तो उसकी दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला, जो भी मैं डिस्काउंट आपको दे रहा हूं वो मेरे टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में था, मतलब आपके और मेरे बीच में कोई ऐसा अनुबंध था जिसके बारे में पहले से हमने लिखा हुआ था कि एक फ्यूचर डेट पे अगर कुछ सिचुएशन अराइज होती है तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। तो मैंने अपनी बात पूरी रखी और मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया, आपने भी उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया हुआ है, यानी डिस्काउंट की कंडीशंस पहले से मौजूद थी, भले ही मैं इनवॉइस इशू कर चुका हूँ, भले ही मेरा सप्लाई पहले से हो चुका है। तो इन दैट केस उस इनवॉइसेस पे बाद में वो चीज़ मेंशन हो जाएगी कि मैं इसको फ्यूचर में एक डिस्काउंट दे रहा हूँ। ये हो गई पहली शर्त। दूसरी शर्त, यदि मैं एज अ सप्लायर आपको ओरिजिनल अमाउंट पर ज़्यादा जिसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई दिख रहा था उस पर आपने जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया, जो जीएसटी मैंने आपसे कलेक्ट किया था उसका आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया, तो जितनी बाद में डिस्काउंट दूंगा उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट बाद में सेट ऑफ कर दोगे या फिर उसको रिवर्स कर दोगे। तो इन दैट केस वो हो जाती है दूसरी शर्त। तो आइए इन दोनों शर्तों को वापस से रिवाइज करते हैं। अगर सप्लाई जो है वो इफेक्ट हो चुकी है तो दो शर्तें पूरी होनी ज़रूरी हैं अगर आप डिस्काउंट को माइनस करते हैं। पहला, डिस्काउंट जो है वो हमारे टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में पहले से मेंशन था, जो इस पर्टिकुलर सप्लाई से रिलेटेड है या जो इस इनवॉइस से रिलेटेड था। दूसरा, क्योंकि मैंने सप्लाई ऑलरेडी कर दिया था और उसमें बढ़ी हुई वैल्यू पे था तो उसके ऊपर जीएसटी भी ज़्यादा लगा होगा और आपने उस जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया था, तो अब आपको वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ेगा उतने हिस्से से जितने हिस्से का मैं अब आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके बाद इतना याद रखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पूरी पावर्स हैं एज गिवन बाय द काउंसिल कि वो अगर नहीं समझ में आता वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालना है तो जिस मैनर में उन्हें ठीक लगता है वो निकाल सकते हैं। दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पूरी पावर है काउंसिल के द्वारा कि वो जब चाहें जिस तरीके से चाहें वैल्यू ऑफ सप्लाई का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। अगली चीज़ आती है कि रिलेटेड पर्सन्स कौन होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं तो दो लोग जो आपस में संबंधित व्यक्ति हों तो उनके बीच में जो है वो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी जानबूझ के दिखाई जा सकती है सरकार की आंखों में धूल झोंकने के लिए। तो इसलिए सरकार ने पहले ही ये चीज़ कह दी कि अगर इन दोनों के बीच में किसी तरीके का ट्रांजैक्शन होता है, कोई सप्लाई होती है इफेक्ट, तो इन दैट केस इन्हें संबंधित व्यक्ति माना जाएगा, यानी रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। तो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें डीम्ड रिलेटेड पर्सन कहते हैं? पहला, यदि कोई दो व्यक्ति या कोई दो बिजनेस जिसके जो भी ओनर्स हैं वो एक दूसरे की कंपनी के ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स हैं, मान लेते हैं मिस्टर ए हैं वो मिस्टर बी के बिजनेस के ऑफिसर हैं और मिस्टर बी जो हैं वो मिस्टर ए के बिजनेस के डायरेक्टर हैं, उनके बीच का कोई ट्रांजैक्शन या उनके बिजनेसेस के बीच में कोई ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन माना जाएगा, यानी रिलेटेड पर्सन्स कहलाएंगे वो दोनों। दो व्यक्ति जो आपस में लीगली रिकग्नाइज्ड पार्टनर्स हैं, मान लीजिए एक फर्म है जिसके अंदर 4 पार्टनर्स हैं, उसमें से 2 पार्टनर्स एक दूसरे से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो चांसेस आर कि इसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू सही नहीं होगी, या बढ़ी हुई होगी या घटी हुई होगी बहुत ज़्यादा, तो इन दैट केस ट्रांजैक्शन वैल्यू यहाँ पर रिलेटेड पार्टी के थ्रू ही कैलकुलेट किया जाएगा। अगला आता है कोई पर्सन्स जो आपस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप शेयर करते हैं, यानी कोई एक पर्सन जो एक एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो अगेन चांसेस आर कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन वैल्यू फेयर नहीं मिलेगी, इस वजह से इन्हें रिलेटेड पार्टी माना जाता है। कोई भी पर्सन जो या तो खुद से या फिर दूसरे लोगों की मदद से या हो सकता है उससे संबंधित व्यक्तियों की मदद से 25% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर किसी पर्टिकुलर कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन की होल्ड करता है। कोई एक कंपनी है जिसके टोटल शेयर्स में से 25% या उससे ज़्यादा ये पर्सन अकेला या संबंधित व्यक्तियों के साथ मिलकर होल्ड करता है, तो चांसेस आर कि अगर इनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन होगा तो ये रिलेटेड पर्सन्स ही कहलाएंगे। अगली चीज़ होती है कि अगर कोई उनमें से एक दूसरे को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, तो वहाँ पर भी जो है वो ट्रांजैक्शन समझने की ज़रूरत है। इसके अंदर 3 सिचुएशंस आती हैं। पहला, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर ले, कोई 2 व्यक्ति मिलकर किसी तीसरे पर्सन को कंट्रोल करते हैं, या वो तीसरा पर्सन जो है वो इन दोनों को एक साथ कंट्रोल करता है। तो टोटल 3 सिचुएशंस हो गए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल कर ले, या 2 ऐसी पार्टी जिनके बीच में सप्लाई हो रहा है वो तीसरे व्यक्ति को जो है वो कंट्रोल करते हैं, या वो तीसरा व्यक्ति इन दोनों को कंट्रोल करा और इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ये भी रिलेटेड पार्टी ही माना जाएगा। आखिरी होता है जो कि हम सभी जानते हैं, मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। 2 भाई और दोनों भाइयों के अलग अलग बिजनेस, उनके बीच में कोई सप्लाई होगा तो चांसेस आर कि वो रिलेटेड पार्टी ही होगा और इन दैट केस जो है वो प्राइस इफेक्ट हो सकती है। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को यहाँ पर रिलेटेड पार्टी के तरीके से ही निकाला जाता है। तो अल्टीमेटली ये ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है जिसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू की कुछ शर्तें हैं जो कि निम्न हैं।
सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के तहत ये दी गई है, जहां कहा गया है कि कोई भी ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस, यानी गुड्स दिए जाएं या सर्विसेज दी जाएं कोई दो व्यक्तियों के बीच में, जो कि आपस में रिलेटेड नहीं होने चाहिए। कौन से रिलेटेड थे अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, तो उनके बीच में कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए जो कि रिलेटेड पर्संस का हो, और प्राइस अकेला ऐसा कंसिडरेशन था जो कि इसके एवज में दिया गया, यानी जो भी प्राइस तय की गई थी वो अकेला कंसिडरेशन था, इसके अलावा कोई और फायदे जो है वो नहीं पहुंचाए जा रहे, तो फिर इसे मान लिया जाएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू। यानी दो ऐसे लोग जो आपस में संबंधित नहीं हो और प्राइस अकेली कंसिडरेशन हो जो कि पे की जा रही है इस सप्लाई के एवज में ऑफ गुड्स और ऑफ सर्विसेज, तो वो कहलाया जाएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो आप जो ट्रांजैक्शन वैल्यू बोले सरकार को वो मंजूर होगी। सप्लाई अनरिलेटेड पर्संस के बीच में और प्राइस अकेली कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई, तो जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी वो ट्रांजैक्शन वैल्यू ही कहलाएगी। सो इसे कहा जाएगा द प्राइस एक्चुअली पेड या एक्चुअली पेएबल फॉर द सेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इन्हें समझते हैं। मान लीजिए कि एक नोटबुक है जो कि आमतौर पे 50 रुपये की मिलती है। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी ये 50 रुपये की ही प्रोवाइड की जाती है। एक कंपनी आती है जो कहती है कि हम CSR फंड्स का इस्तेमाल करेंगे अपने, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत किसी सेलर को जो है वो हम 30 रुपये पकड़ा जाएंगे हर बुक की जो सेल होगी, तो बच्चों को ये केवल 20 रुपये ही देकर जो है प्राप्त हो जाएगी। तो जो बुक आमतौर पे 50 रुपये की मिलती थी बच्चों को वो 20 रुपये की मिलेगी, बिकॉज 30 रुपये इस कंपनी के द्वारा जो है वो सप्लाई कर दिए गए। तो अब इस केस में नोटबुक की वैल्यू क्या निकालेंगे आप? तो नोटबुक की वैल्यू 50 की 50 ही रहेगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि सब्सिडी प्रोवाइड की गई थी एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा। लेकिन यही सब्सिडी अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे 30 रुपये की, तब वैल्यू ऑफ सप्लाई केवल 20 रुपये होगी क्योंकि सब्सिडी प्रोवाइड की गई थी सरकार के द्वारा। अगली चीज़ चलते हैं, अगर रॉयल बिस्किट कंपनी डिस्काउंट पे 30% डिस्काउंट पे लिस्ट प्राइस पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बिस्किट्स प्रोवाइड करती है, तो एक कार्टन जो है फॉर एग्जांपल स्पाइस बिस्क नाम का, उसकी इनवॉइस प्राइस जो है, जो लिस्ट प्राइस है वो 200 रुपये मेंशन्ड है। अब इस 200 रुपये पे 30% हम कम कर देते हैं तो फाइनल प्राइस केवल 140 होती है। तो अगर ये रॉयल बिस्किट कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड नहीं है, ये दोनों अनरिलेटेड पार्टी हैं, तो अगर आप 140 में देना चाहते हैं तो सरकार को उसमें कोई परेशानी नहीं है, आप 140 को ही वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो मनाएं। तो वैल्यू इज गोइंग टू बी 140 रुपीज़, बिकॉज डिस्काउंट जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई से पहले ही इशू कर दिया गया था और दोनों रिलेटेड पार्टीज नहीं थे। एक और आखिरी एग्जाम्पल हम देखते हैं, जहां पे 1 मीट्रिक टन सीमेंट को अगर सेल किया जाता है एक्स लिमिटेड के द्वारा अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो वो 7,000 रुपये पे बेचते हैं। अब एक अनरिलेटेड कस्टमर आए, मिस्टर वाई, उन्होंने कहा कि हम 7,000 रुपये तो नहीं दे सकते, हम 6,700 दे पाएंगे 1 मीट्रिक टन के जो आप सीमेंट प्रोवाइड करें। तो वहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई 6,700 ही मानी जाएगी, ना कि 7,000, बिकॉज ये जो एक्स लिमिटेड है और जो कस्टमर वाई हैं ये आपस में रिलेटेड नहीं है। तो जो प्राइस पे की जा रही है वो उसका एक्चुअल कंसिडरेशन होगा, वो उसकी एक्चुअल प्राइस मानी जाएगी। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू यही रहेगी 6,700 रुपये। सो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वैल्यू ऑफ सप्लाई वो आकर यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू।